सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समायरा नॉलेज हब। तो मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की यूनिट नंबर 3 की वन शॉट वीडियो। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ कंटेंट्स जो है इसमें दे रखा। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फेलियर्स गवर्नेंस, मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर्स, significance of corporate failures, roles of corporate governance in preventing failures, major corporate failures like Bank of Credit and Commerce International BCCI UK in 1991। नेक्स्ट हमारा इसमें मैक्सवेल UK 1991, विवेंदी फ्रांस, वर्ल्डकॉम USA, इनरॉन कॉरपोरेशन, लेमन ब्रदर्स। Takeaways from corporate failures like common causes of corporate failures, impact on stakeholder and the global economy, regulatory response and prevent future failures, International Corporate Governance Code, Sir Edwin Cadbury Committee, Sarbanes-Oxley Act, OECD Principles of Corporate Governance। तो अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर्स एंड गवर्नेंस की। क्या होता है, मीनिंग क्या है कॉर्पोरेट फेलियर्स का। तो कॉर्पोरेट फेलियर्स रेफर टू द इनएबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग सक्सेसफुली, यूजुअली बिकॉज ऑफ पुअर financial health, bad management or weak internal system. It often leads to bankruptcy, insolvency और shut down of business activities। तो corporate failures का मतलब है कि जो कंपनी होती है वो एबल नहीं है अब कि अच्छे से अपना जो बिजनेस है वो कंटिन्यू कर सके, और साथ में उनका जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बेकार है, पुअर है, जो मैनेजमेंट है वो भी बेकार हो चुकी है और जो इंटरनल सिस्टम है वो भी ख़राब हो गई है। इससे क्या होता है, जो कंपनी है वो बैंकरप्ट हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है या फिर शट डाउन हो जाती है, बंद हो जाती है बिजनेस एक्टिविटी से। तो कॉर्पोरेट फेलियर से कुछ कॉमन साइंस है। फर्स्ट है कंटिन्यू फाइनेंशियल लॉसेस। जो कंपनी है उसे कंटिन्यूस हर ईयर में या हर मंथ में लॉसेस हो रहे हैं, तो एक साइन है कि कॉर्पोरेट जो है वो फेलियर हो रहा है। सेकंड है पुअर डिसीजन मेकिंग बाय मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है वो हमेशा राइट डिसीजन नहीं ले पा रहा, पुअर बेकार डिसीजन ले रहा है, तो ये भी एक साइन है कॉर्पोरेट फेलियर्स का। थर्ड है हैवी डेट बर्डन। जो कंपनी है उसके ऊपर डेट्स का जो बर्डन है वो ज़्यादा है, ये साइन हो सकता है। फोर्थ है डिक्लाइन रेपुटेशन और मार्केट शेयर। जो मार्केट शेयर्स है वो काफ़ी कम हो रहे हैं पर्टिकुलर कंपनी के, और जो रेपुटेशन है उस कंपनी की वो भी डाउन होती जा रही है। नेक्स्ट है वीक गवर्नेंस एंड इंटरनल कंट्रोल। जो गवर्नेंस है वो कम वीक है और साथ साथ जो इंटरनल कंट्रोल है वो भी बेकार है। ठीक है, तो ये कुछ साइंस है कॉर्पोरेट फेलियर्स के। अब कॉर्पोरेट फेलियर्स का सिग्निफिकेंस क्या है हम ये जानते हैं। Corporate failures can have serious consequence for the company, its stakeholders and the overall economy। तो corporate failures जो है वो काफ़ी serious consequence है कंपनी के लिए और साथ ही साथ स्टेक होल्डर के लिए और बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी। अब पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्टेक होल्डर के लिए क्या लॉसेज है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें एम्प्लॉयज़ में लॉस जॉब्स एंड इनकम। तो स्टेक होल्डर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी जॉब्स और इनकम को लूज़ कर देंगे, यानी खो देंगे, तो ये इम्पैक्ट पड़ा। सेकंड है जो क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर में सफ़र फाइनेंशियल सेटबैक। जो क्रेडिटर्स है जिन्होंने कंपनी को पैसे उधार में दे रखे थे, ठीक है, तो उनका क्या होगा, उनके ऊपर फाइनेंशियल सेटबैक पड़ेगा और साथ साथ इन्वेस्टर्स को भी सफ़र करना पड़ेगा। अब मार्केट डिस्ट्रप्शंस क्या होगी, शेक्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो शेक होता रहेगा कि करें इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, तो ये डिसीजन। सेकंड है कैन लीड टू फॉल इन स्टॉक मार्केट स्टेबिलिटी। और कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट की स्टेबिलिटी पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है कि वो मार्केट जो है वो डाउन हो जाती है एकदम। अब रेपुटेशन डैमेज होगी, इफेक्ट ब्रांड इमेज एंड कस्टमर ट्रस्ट। इससे क्या होगा, जो कंपनी की ब्रांड इमेज है वो भी इफेक्ट हो जाएगी और कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो भी खो देगी कंपनी। नेक्स्ट रिड्यूस बिजनेस पार्टनरशिप एंड मार्केट पोजीशन। इससे क्या होगा, जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप नहीं हो पाएगी, पार्टनरशिप नहीं करेंगे अदर कंपनीज, और मार्केट पोजीशन जो है वो भी कम हो जाएगी। लीगल एंड रेगुलेटरी एक्शंस क्या है इसकी, कंपनीज में फेस लीगल इश्यूज और गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन। इससे क्या होगा कि कंपनी जो है लीगल इश्यूज ज़्यादा फेस करेगी और गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा करेगी उस पर्टिकुलर कंपनीज पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मे लीड टू स्ट्रिक्टर रूल्स एंड मॉनिटरिंग बाय रेगुलेशन। इससे क्या होगा कि जो कंपनी है उसे स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और साथ ही साथ रेगुलेटरीज पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, मॉनिटर किया जाएगा बार बार। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा इससे, फर्स्ट है लार्ज स्केल फेलियर्स कैन इम्पैक्ट नेशनल और ग्लोबल इकोनॉमी। अगर लार्ज स्केल्स पे कॉर्पोरेट फेल होती है तो इससे हमारा जो
इकोनॉमिक या ग्लोबल इकोनॉमी, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। कैन कॉज अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट रिलेटेड इंडस्ट्री। कई बार होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो जाएगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है अदर इंडस्ट्री वो भी इफेक्ट हो जाएगी। ट्रिगर रिफॉर्म्स इनकरेज चेंज इन कॉर्पोरेट लॉज। इससे क्या होगा कि अगर ज़्यादा रिफॉर्म्स होंगे तो कॉर्पोरेट लॉज में चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। पुश फॉर इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड। इससे क्या होगा कि इम्प्रूव करना स्टैंडर्ड्स जो होंगे बनाए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा पुश किया जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन प्रिवेंटिंग फेलियर्स, कि कॉर्पोरेट का क्या क्या रोल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर्स दैट अ कंपनी कैन इज रन प्रॉपरली, एथिकली एंड ट्रांसपेरेंटली, विच कैन प्रिवेंट फेलियर एंड प्रमोट्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। जो कंपनी होगी वो क्या प्रमोट करेगी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर अच्छे से चलेगा तो कि रन प्रॉपरली, एथिकली और ट्रांसपेरेंटली के साथ, कि वो उसे फेलियर्स होने से प्रिवेंट बचाया जा सके और लॉन्ग टर्म सक्सेस हो। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। किस तरह की स्टेक होल्डर इन्फॉर्म थ्रू टाइमली डिस्कशंस। जो भी डिस्क्लोजर्स है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी ले रही है उसको डिस्क्लोज किया जाए स्टेक होल्डर्स के थ्रू, तो इससे ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहेगी। डायरेक्टर आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर डिसीजंस। जो डायरेक्टर है वो अकाउंटेबल डिसीजंस के लिए हेल्ड किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्ट्रेंथन इंटरनल कंट्रोल, एस्टैब्लिश चेक एंड बैलेंसेस। जो इंटरनल कंट्रोल्स है उनको हमेशा चेक किया जाना चाहिए और बैलेंस भी बनाए रखना चाहिए। हेल्प डिटेक्ट फ्रॉड एंड इनएफिशिएंसी अर्ली, यानी कोई भी तरह का फ्रॉड है उसे पहले ही डिटेक्ट करना चाहिए, और साथ साथ जो अगर इनसफिशिएंट है कंपनी किसी भी चीज़ में, चाहे वो फाइनेंशियल से हो रिगार्डिंग हो, तो उसको पहले ही चेक करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटेक्ट शेयर होल्डर राइट्स, इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स, प्रिवेंट्स अब्यूज बाय मेजर स्टेक होल्डर्स और इंसाइडर्स। यानी कि फेयर ट्रीटमेंट करनी चाहिए हर शेयर होल्डर्स के साथ, ठीक है। और कोई भी ऐसी मिस एक्टिविटीज़ यानी इंसाइडर ट्रेडिंग या कुछ भी ऐसा अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, ब्रिंग डाइवर्स और एक्सपर्ट ओपिनियंस टू द बोर्ड, यानी कि हमें कुछ अलग और अच्छा ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो करना चाहिए। इनकरेज इन्फॉर्म्ड एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट एथिकल मिसकंडक्ट, रिड्यूस चांसेस ऑफ करप्शन और इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर हम एथिकल वर्क जो है कंडक्ट करेंगे तो इससे करप्शन और इनसाइडर ट्रेडिंग के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। प्रमोट अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे ऑनेस्टी का जो कल्चर है वो प्रमोट होगा, साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी रहेगी। सपोर्ट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बनी रहेगी किसी कंपनी की। अलाइंस कंपनी गोल्स विद सस्टेनेबिलिटी, अट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर एंड बिल्ड ट्रस्ट, ठीक है। तो आप कुछ मेजर कॉर्पोरेट फेलियर्स के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि कुछ कौन कौन से ऐसे फेलियर्स कंपनीज थी जो हुआ था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल BCCI UK 1991। तो ये पहला जो केस है वो है BCCI का, जो ये 1991 में हुआ था। तो BCCI व्हाट वाज है, तो ये है क्या, पहले तो हम ये जानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है अ ग्लोबल बैंक हेडक्वार्टर इन द UK विद ऑपरेशन इन ओवर 70 कंट्रीज। तो बेसिकली ये ग्लोबल बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, UK में, ठीक है। जो 70 कंट्रीज के साथ इसका ऑपरेशंस है, ठीक है। 70 कंपनीज के साथ 70 कंट्रीज के साथ इसका वर्क जो है वो डीलिंग है। ये क्या करती है, बेसिकली सर्व बोथ कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल क्लाइंट्स फोकसिंग ऑन इंटरनेशनल फाइनेंस। तो ये कॉर्पोरेट को भी और इंडिविजुअल क्लाइंट्स को भी जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंस प्रोवाइड करती है। वंस कंसिडर्ड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक इन द वर्ल्ड। तो इसे वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक जो है वो माना गया है। अब व्हाट वेंट रॉन्ग, अब इसके साथ हुआ क्या था रॉन्ग, ठीक है। अभी हम ये जानते हैं। फर्स्ट BCCI वॉज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, बेरी एंड इलीगल लोन्स। तो बेसिकली इसके साथ रॉन्ग क्या हुआ कि BCCI जो था, यानी ये जो बैंक थी, ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में डिटेक्ट पाएगी, बेरी एंड इलीगल लोन्स जो है ये प्रोवाइड करने लगी, ठीक है। ये इसके साथ प्रॉब्लम हुई। उसके बाद फैल्सिफाइड रिकॉर्ड्स ऑफ हाइड ह्यूज लॉसेस एंड फेक प्रॉफिट्स फ्रॉम रेगुलेटर्स। इन्होंने सेकंड थिंग क्या चीज़ की कि इन्होंने जो लॉसेस थे उन्हें छुपाया, ठीक है, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाए, और साथ ही साथ फेक प्रॉफिट्स जो थे वो बना के रिपोर्ट्स में दिखाए गए।
नेक्स्ट था ऑपरेटेड सीक्रेट अकाउंट टू अवॉइड गवर्नमेंट ओवरसाइट एंड ऑडिटिंग। इन्होंने क्या किया, सीक्रेट अकाउंट्स जो है ऑपरेट किए जिसे गवर्नमेंट्स की नज़र से उन्हें और ऑडिटिंग से बचा के रखा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसकी इश्यूज क्या थे इसके साथ। अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर अनअकाउंटेड फॉर और मूव्ड इलीगली। मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे वो अनअकाउंटेड थे, इसको कोई भी अकाउंटिंग मैनेजमेंट नहीं था और वो मूव ऐसी और थी इलीगल मनी के थ्रू। ठीक है, द बैंक हैड नो इफेक्टिव गवर्नेंस एंड कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस। और बैंक का कोई भी गवर्नेंस इफेक्टिव नहीं था, कंट्रोल सिस्टम कुछ भी नहीं था इनका। ठीक है, रेगुलेटर्स हैड डिफिकल्टी ट्रैकिंग द बैंक रियल ऑपरेशन। और जो रेगुलेटर्स थे उन्हें काफ़ी डिफिकल्ट होता था ट्रैक करने के लिए बैंक के रियल जो मतलब बैंक जो रियल जो ऑपरेशन जो वर्क कर रही थी। ठीक है, तो अब इनके साथ हुआ क्या, व्हाट हैपेंड। तो बीसीसीआई वो शट डाउन इन 1991 बाय रेगुलेटर अक्रॉस सेवरल कंट्रीज। तो जो बीसीसीआई था वो कई कंपनीज में जो थे उन्हें बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये उनके साथ किया गया। इट वॉज डिस्क्राइब्ड एज द बिगेस्ट बैंकिंग फ्रॉड इन हिस्ट्री एट द टाइम। और उस टाइम में इसे सबसे ज़्यादा बड़ा बैंकिंग फ्रॉड माना गया इन द हिस्ट्री। कस्टमर, गवर्नमेंट एंड इन्वेस्टर लॉस्ट बिलियंस और डॉलर्स। यानी कि जो कस्टमर्स थे उन्होंने भी और जो गवर्नमेंट और इन्वेस्टर थे उन्होंने काफ़ी बिलियंस ऑफ मनी जो डॉलर्स जो थे वो लॉस कर दिए थे अपने। की टेक अवेज क्या मिला, इंटरनेशनल बैंक नीड स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लायंस सिस्टम एंड सुपरवाइजन। तो इससे मेन पॉइंटर्स क्या निकले कि जो बैंक इंटरनेशनल बैंक्स हैं उन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस सिस्टम रखना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन का, और सुपरविजन रखना चाहिए। सेकेंड, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑडिट ट्रायल्स आर इसेंशियल टू प्रिवेंट फाइनेंशियल क्राइम। यानी ट्रांसपेरेंसी और ऑडिट ट्रायल्स जो है वो बना के रखने चाहिए किसी भी फाइनेंशियल क्राइम को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट, रेगुलेटर्स मस्ट एक्ट फास्टर व्हेन रेड फ्लैग अपीयर इन ग्लोबल बैंकिंग। जो रेगुलेटर हैं उन्हें रेड फ्लैग्स जैसा अपेयर होना चाहिए बैंक ग्लोबल, अगर कोई भी चीज़ ऐसी दिख रही है तो रेड फ्लैग्स अपेयर होना चाहिए ग्लोबल बैंकिंग में। ठीक है, तो ये हमारा केस स्टडीज़ था बीसीसीआई का। अब हमारा नेक्स्ट केस स्टडी है मैक्सवेल का, जो कि 1991 का ही है। तो अब जानते हैं हम इसमें क्या हुआ था। ठीक है, तो मैक्सवेल यूके है क्या, अ लार्ज यूके मीडिया एम्पायर ओन्ड बाय बिजनेसमैन रॉबर्ट मैक्सवेल। तो एक यूके का लार्ज मतलब मीडिया एम्पायर था जो कौन ओन करता था, बिजनेसमैन रॉबर्ट मैक्सवेल। ठीक है, इंक्लूडेड न्यूज़पेपर, पब्लिशिंग हाउसेज एंड प्रिंटिंग बिजनेसेस। तो ये क्या करते थे, इनका न्यूज़पेपर्स में था, हाउसेज पब्लिशेस करते थे और बिजनेस प्रिंटिंग में था। सीन एज अ पावरफुल मीडिया प्लेयर इन द यूके एंड यूरोप। तो इन्हें देखा जाता था कि ये काफ़ी पावरफुल मीडिया प्लेयर थे, कहाँ में, यूके में एंड यूरोप में। अब इनके साथ क्या रॉन्ग हुआ ये जानते हैं। मैक्सवेल वॉज यूज्ड कंपनी पेंशन फंड्स टू सपोर्ट हिज बिजनेस एम्पायर। तो बेसिकली ये करते क्या थे, मैक्सवेल जो कंपनी के पेंशन के जो फंड्स थे उसे कहाँ यूज़ करते थे, बिजनेस एम्पायर में। ठीक है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वर मैनिपुलेटेड टू हाइड ट्रू लाइबिलिटीज़। और इन्होंने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो थे इनके पास उसको मैनिपुलेट किया और उन्होंने जो लाइबिलिटीज़ जो इनकी थी उसको छुपा के रखा। तो ये काफ़ी गलत चीज़ थी कि इन्होंने जो अपनी लाइबिलिटीज़ थी वो सभी के से छुपा के रखी। नेक्स्ट थी मैसिव कॉर्पोरेट डेट वर कवर्ड यूजिंग एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट मनी। और जो इन्होंने जो एम्प्लॉयज़ की जो रिटायरमेंट मनी थी उन पैसों से इन्होंने क्या किया, कॉर्पोरेट डेट्स को जो था कवर्ड करने की कोशिश की। यानी इन्होंने एम्प्लॉयज़ के रिटायरमेंट फंड्स का भी गलत इस्तेमाल किया। अब इनके साथ की इशूज़ क्या थी कि 400 मिलियन इन पेंशन फंड्स हैज़ बीन सीक्रेटली टेकन। इन्होंने क्या किया कि जो पेंशन फंड्स थे किनके, एम्प्लॉयज़ के, उन्होंने सीक्रेटली वो ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट था पुअर इंटरनल कंट्रोल एंड बोर्ड मेंबर्स अनअवेयर ऑफ फाइनेंशियल मूवमेंट। और यहाँ का जो इंटरनल कंट्रोल था वो भी बहुत बेकार था, जो बोर्ड मेंबर्स थे वो भी अवेयर नहीं थे फाइनेंशियल मूवमेंट्स के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इंडिपेंडेंट ओवरसाइट एंड गवर्नेंस लीड टू अनचेक डिसीजन। और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट्स भी बहुत कम था। ठीक है, इससे अनचेक डिसीजन गवर्नेंस ने भी नहीं देखा। उसके बाद व्हाट हैपेंड, अब इनके साथ हुआ क्या। फर्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट मैक्सवेल डाइड सडनली लीडिंग टू एन इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनी फाइनेंस। तो बेसिकली जो रॉबर्ट मैक्सवेल थे वो उनकी सडनली ही डेथ हो गई एट द टाइम व्हेन इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनीज फाइनेंस। जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कंपनी फाइनेंस का, इस कंपनीज कोलैप्स्ड लीविंग वर्कर्स विदाउट पेंशंस। तो हुआ क्या कि जो उनकी कंपनी थी वो कोलैप्स कर गई और जो वर्कर्स थे उन्हें पेंशंस के बिना ही छोड़ना पड़ा कंपनी को।
नेक्स्ट था वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैंडल्स इन यूके कॉर्पोरेट हिस्ट्री। तो यूके के कॉर्पोरेट हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा स्कैंडल्स था। अब इससे की टेक अवेज क्या मिली कि एम्प्लॉयज़ फंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेफगार्ड। तो इसका ये पॉइंट था कि जो एम्प्लॉयज़ के फंड्स हैं उसे अच्छे से इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करना चाहिए सेफगार्ड्स के थ्रू, कि कोई और इसे यूटिलाइज नहीं करना चाहिए किसी और पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट है बोर्ड मस्ट मॉनिटर लीडर्स टू इंश्योर एथिकल बिहेवियर। जो बोर्ड्स हैं उन्हें मतलब एथिकल बिहेवियर को मॉनिटर इफेक्टिवली करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कैन इक्वली क्विकली डिस्ट्रॉय ट्रस्ट एंड वैल्यू। अगर ट्रांसपेरेंसी का लैक रहेगा तो इससे जो है ट्रस्ट जो है वो तुरंत ही ख़त्म हो सकता है और वैल्यू भी। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था। ये केस स्टडी थी हमारी किसके रिगार्डिंग, मैक्सवेल के रिगार्डिंग 1991 का। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट केस स्टडीज़ के ऊपर, जो कि है विवेंदी फ्रांस के 2002 का। तो ये है क्या, अ फ्रेंच मीडिया एंड टेलीकॉम कॉन्ग्लोमेरेट इन्वॉल्व इन टीवी। तो ये बेसिकली फ्रेंच मीडिया और टेलीकॉम कॉन्ग्लोमेरेट का है टीवी के सेक्टर में, म्यूजिक एंड इंटरनेट। ठीक है, नोन फॉर बाइंग मैनी कंपनीज वर्ल्ड वाइड इन द 1990। तो उन्होंने काफ़ी कंपनीज को जो है बाई किया है 1990 में, और इनका एम क्या था, तो बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टीमीडिया ग्रुप। तो इनका एम था कि ये वर्ल्ड के सबसे बड़े मल्टीमीडिया ग्रुप बने। तो अब इनके साथ क्या रॉन्ग हुआ ऐसे एक्टिविटीज़, तो ये देखते हैं। फर्स्ट है टुक ऑन टू मच डेट बाय एक्वायरिंग कंपनीज क्विकली। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेट जो था एक्वायर किया था डिफरेंट कंपनीज से। नेक्स्ट था यूज एग्रेसिव अकाउंटिंग टू शो हायर प्रॉफिट। इन्होंने क्या किया, ज़्यादा अकाउंटिंग मेथड्स यूज़ किए कि वो ज़्यादा हायर प्रॉफिट शो कर सकें। नेक्स्ट था मिसलीड इन्वेस्टर अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ग्रुप। इन्होंने क्या किया कि इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल हेल्थ ग्रुप्स को भी मिसलीड किया। ठीक है, नेक्स्ट अब की इशूज़ क्या निकले, विवेंदी हैड 13 बिलियन डेट विच वॉज हिडन फ्रॉम द पब्लिक। इन्होंने 13 बिलियन का जो डेट था वो पब्लिक के से छुपा के रखा। मतलब जो ट्रांसपेरेंसी यानी कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का पॉइंट है यहाँ पे कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं बना के रखी। नेक्स्ट है इंटरनल कंट्रोल फेल टू मैनेज रैपिड एक्सपेंशन। उन्होंने इंटरनल कंट्रोल भी फेल हो गया। क्यों फेल्ड हुआ, क्योंकि उन्हें रैपिड एक्सपेंशन करना था, उन्हें एक्सपेंड अपने बिजनेस को करना था, इसी वजह से। तो नेक्स्ट पॉइंट है शेयर होल्डर वर नॉट प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड अबाउट रियल फाइनेंशियल रिस्क। और जो शेयर होल्डर्स थे उन्हें भी प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं किया गया जो भी उनके ऊपर फाइनेंशियल रिस्क अपेयर हुआ। तो व्हाट हैपन, क्या हुआ उनके साथ, तो CEO जैन मैरी मैसर वॉज फोर्स टू रिसाइन। जो CEO थे उन्हें फोर्स किया गया कि वो रिज़ाइन करे कंपनी से। नेक्स्ट था कंपनी शेयर प्राइस ड्रॉप मैसिवली, फाइनेंशियल क्राइसिस फॉलोड। जो कंपनी के शेयर प्राइस थे वो कम ड्रॉप धीरे धीरे घटते गए और फाइनेंशियल क्राइसिस जो थे वो होने लगे। विवेंदी हैड टू सेल एसेट्स टू सर्वाइव एंड रीस्ट्रक्चर। जो विवेंदी थे उन्हें अपने जो कंपनी के एसेट्स थे उन्हें सेल करना पड़ा ताकि वो सर्वाइव और रिस्ट्रक्चर कर सके। तो के टेक अवेज क्या निकली इसकी वो देखते हैं हम। कंपनी शुड नॉट ग्रो फास्टर देन दे कैन मैनेज। ये पॉइंट निकली कि अगर कंपनीज जो है वो फास्टर नहीं कर पा रही, मैनेज नहीं हो पा रहा, तो उसे रैपिडली ग्रो आप ना करो। यानी कि अगर कंपनी सही स्मूथ से चल रही है तभी आप उसे ग्रो करो, मतलब तभी आप उस पर ज़्यादा फोकस और एक्सपेंड करो। अगर उसमें उतना फंड नहीं है तो आप उसे ज़्यादा यूटिलाइज करके ज़्यादा एक्सपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी टू इन्वेस्टर इज़ अ की ड्यूरिंग मेजर एक्सपेंस। अगर आप कोई एक्सपेंशन कर रहे हो तो उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो इन्वेस्टर्स के पे बनाए रखनी चाहिए। यानी कि इन्वेस्टर को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कि आप कोई एक्सपेंशन या कोई भी रिगार्डिंग कुछ कर रहे हैं कंपनीज के साथ। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिवेंट अब्यूज़ ऑफ पावर बाय CEO। यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कोई भी CEO अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो ये हमारा पॉइंट था विवेंदी का जो 2002 का केस स्टडी था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा केस स्टडी जो है वर्ल्ड कॉम का जो USA से था। तब इसमें क्या प्रॉब्लम थी आइए हम देखते हैं। तो अ मेजर US टेलीकॉम कंपनी ऑफरिंग लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग एंड इंटरनेट सर्विस। तो ये जो था ये US की टेलीकॉम कंपनी थी जो क्या ऑफर करती थी कि लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग का साथ साथ इंटरनेट सर्विसेज का। ठीक है, नोइंग फॉर द रैपिड ग्रोथ थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशंस ऑफ स्मॉलर फर्म्स। ये किस लिए जाने जाते थे कि काफ़ी जल्दी ग्रोथ करती थी, किसके ज़रिए, मर्जर और एक्विजिशन स्मॉलर फर्म्स को। यानी कि जल्दी से जल्दी इसका ग्रोथ क्या था कि मर्जर्स काफ़ी अच्छे से कर लेती और एक्विजिशन जो थी वो अच्छे से कर लेती थी थ्रू द स्मॉल फर्म्स।
सीन एज अ टेक इंडस्ट्री लीडर ड्यूरिंग द लेट 1990। तो ये काफ़ी अच्छा लीडरशिप दिखाया गया 1990 के टाइम पे कि टेक इंडस्ट्री लीडर में। अब इनके साथ व्हाट वेंट रॉन्ग क्या हुआ? मिस क्लासिफाइड एक्सपेंस एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट प्रॉफिट फिगर। इन्होंने जो अपने एक्सपेंस थे उसे क्लासिफाइड नहीं किया था एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट और अपने प्रॉफिट्स को बूस्ट करने के लिए, उसके फिगर्स को बूस्ट करने के लिए यूज़ किया। सेकेंड था क्रिएटेड एन इल्यूजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी डिस्पाइट फेसिंग मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। उन्होंने अपने जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे उसको इग्नोर करके प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया। एग्जीक्यूटिव मैनिपुलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेंटेन स्टॉक प्राइस एंड पब्लिक ट्रस्ट। उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मैनिपुलेशन किया। क्यों किया? क्योंकि वो स्टॉक प्राइस को मेंटेन करना चाहते थे और साथ साथ पब्लिक का जो ट्रस्ट है उसे भी नहीं खोना चाहते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या मैनिपुलेशंस किया, जो कि इलीगल एक्टिविटीज शो करती है। अब की इश्यूज क्या थे इसके साथ? इंटरनल ऑडिट रिवील्ड ओवर 3.8 बिलियन इज मिस रिपोर्टेड एक्सपेंसेस। यानी कि जब इंटरनल रिपोर्ट ऑडिट के अकॉर्डिंग 3.8 बिलियंस का उन्होंने एक्सपेंस जो कि रिपोर्ट नहीं था अपने, उन्होंने, और ये किस में निकला? इंटरनल ऑडिट जब उन्होंने किया कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, पुअर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड लैक ऑफ चेक ऑन टॉप मैनेजमेंट। यानी कि पुअर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था, कोई भी चेक्स का मैनेजमेंट नहीं था टॉप मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर फेल टू डिटेक्ट फ्रॉड अर्ली ड्यू टू लिमिटेड ओवरसाइट। यानी एक्सटर्नल ऑडिटर थे वो भी फेल्ड हो गए थे डिटेक्ट को, फ्रॉड को अर्ली जानने में। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड ओवरसाइट्स थी। तो अब इनके साथ व्हाट हैपेंड हुआ क्या? इन 2002 वर्ल्डकॉम फिल्ड द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट बैंक्रप्सी इन यूएस हिस्ट्री एट द टाइम। तो 2002 में वर्ल्डकॉम जो था वो लार्जेस्ट कॉर्पोरेट बैंक्रप्सी माना गया एट दैट टाइम इन 2002। इन्वेस्टर लॉस्ट बिलियंस एंड एम्प्लॉयज़ फेस्ड मैस ले ऑफ्स। जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने मनी को बिलियंस ऑफ पॉइंट्स में खोए और एम्प्लॉयज़ ने भी साथ साथ लेटर इमर्ज फ्रॉम बैंक्रप्टी एंड एक्वायर्ड बाय वेरिजन। उसके बाद इसे बैंक्रप्ट माना गया इस कंपनी को और लास्ट में इसे एक्वायर किसने कर लिया? वेरिजन नाम की कंपनी ने इसे एक्वायर करा। ठीक है, की टेक अवेज क्या थे? स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर एसेंशियल फाइनेंशियल ऑनेस्टी। हमें स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना चाहिए ताकि फाइनेंशियल ऑनेस्टी बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनीज मस्ट मेंटेन इंडिपेंडेंट एंड एक्टिव ऑडिट सिस्टम। कि कंपनीज में इंडिपेंडेंट और साथ में एक्टिव ऑडिट सिस्टम भी होना चाहिए। अ कल्चर ऑफ एथिक्स हेल्प प्रिवेंट फाइनेंशियल मिसकंडक्ट। जो एथिक्स का जो कल्चर है उससे क्या होता है कि कोई भी मिसकंडक्ट नहीं होता कंपनीज के अंदर फाइनेंशियल ऑपरेशन। तो ये था केस स्टडी। अब हम नेक्स्ट का बात करते हैं हमारे दूसरे केस स्टडीज़ के रिगार्डिंग, जो है एनरॉन करप्शन यूएसए का। तो एनरॉन कॉरपोरेशंस क्या है, आइए हम अब इसके बारे में जानते हैं। वॉट इट वॉज, ये है क्या? यूएस एनर्जी एंड ट्रेडिंग कंपनी डीलिंग इन इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड ब्रॉडबैंड। तो जो यूएस की एनरॉन करप्शन है ये किस में डीलिंग करती है? एनर्जी सिस्टम में और साथ साथ ट्रेडिंग कंपनी में, जो इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया, इलेक्ट्रिसिटी और गैस और ब्रॉडबैंड के साथ। फेमस फॉर बीइंग इनोवेटिव एंड फास्ट ग्रोइंग इन द लेट 1990। तो ये फेमस किस लिए थी कि ये इनोवेटिव कंपनी थी और फास्ट ग्रोइंग कंपनी थी 1990 में। यूज कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज रिस्क। ये काफ़ी अच्छा कॉम्प्लेक्स सिस्टम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती थी रिस्क को मैनेज करने के लिए। अब इनके साथ क्या हुआ? क्रिएटेड फेक कंपनीज टू हाइड डेट फ्रॉम बैलेंस शीट्स। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फेक कंपनीज बनाई। ठीक है, किस लिए? अपने डेट को जो है छुपाने के लिए। ठीक है, बैलेंस शीट से। उसके बाद इन्होंने दूसरा वर्क किया, यूज मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग टू शो फ्यूचर प्रॉफिट एज करंट वंस। उन्होंने मार्क टू मार्केट जैसे अकाउंटिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ किया, किस लिए? फ्यूचर प्रॉफिट्स को शो करने के लिए। ठीक है, करंट वंस। उसके बाद टॉप एग्जीक्यूटिव लीड आउट अबाउट द कंपनी रियल फाइनेंशियल कंडीशन। इन्होंने कंपनीज के जो रियल फाइनेंशियल कंडीशन था उसको भी छुपा के रखा। की इश्यूज क्या थे इसके बारे में आप जानते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स हिडन डेट वर एक्सपोज्ड। जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो था वो डेट का छुपा के रखा था जिसे एक्सपोज किया गया। ऑडिट फर्म आर्थर एंडरसन हेल्प टू कवर अप फ्रॉड। तो ऑडिट फर्म जो थे आर्थर एंडरसन, उन्होंने हेल्प किया फ्रॉड को कवर अप करने में। वीक बोर्ड एंड लैक ऑफ इंडिपेंडेंट चेक। यानी कि बोर्ड जो सिस्टम था वो वीक था और इंडिपेंडेंट चेक्स था वो भी लैक था, उसकी कमी थी।
नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड, अब इनके साथ हुआ क्या। इनरॉन फेल्ड फॉर बैंकरप्टी इन 2001 शॉकिंग द वर्ल्ड। इनरॉन को जब बैंकरप्टी माना गया 2001 में, तो ये वर्ल्ड में एक शॉकिंग न्यूज़ थी। एम्प्लॉयज़ लॉस्ट जॉब एंड रिटायरमेंट फंड्स, इन्वेस्टर लॉस्ट बिलियंस। जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने अपनी जॉब को खो दिया, रिटायरमेंट फंड्स थे वो लॉस्ट हो गई, साथ साथ इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपने बिलियंस में मनी जो थे वो खो दिए। ट्रस्ट इन कॉर्पोरेट अमेरिका वॉज शेकिंग डीपली, और जो ट्रस्ट था कॉर्पोरेट में तो वो अमेरिका में शेक करा था, यानी कि बहुत ही स्लो कम हो गया था। की टेक अवेज क्या निकली इस केस स्टडी से हमारी, कि कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रिक कैन हाइड इफ द ट्रूथ इफ गवर्नेंस इज वीक। कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रिक्स जो है वो हाइड कर सकती है अगर आपका गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो वीक है तो। नेक्स्ट है ऑडिट फर्म्स मस्ट स्टे इंडिपेंडेंट एंड एथिकल। ऑडिट फर्म को जो है वो इंडिपेंडेंट और एथिकल बिहेवियर रखना चाहिए। नेक्स्ट है बोर्ड मस्ट आस्क हार्ड क्वेश्चन एंड चैलेंज एग्जीक्यूटिव एक्शन। जो बोर्ड है उसे ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछने चाहिए रिगार्डिंग टू मैनेजमेंट एंड चैलेंजेस एग्जीक्यूटिव एक्शंस। तो ये था हमारा केस स्टडी। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट केस स्टडी जो लेमन ब्रदर्स यूएसए 2008 का है। तो ये है क्या, अ मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक इन द यूएस द ग्लोबल ऑपरेशन। तो ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक है यूएसए में, ठीक है, स्पेशलाइज इन मॉर्गेज लैंडिंग ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। तो ये किस में स्पेशलाइज है कि मॉर्गेज देती है, लैंडिंग, ठीक है, मॉर्गेज लैंडिंग है, ट्रेडिंग करती है और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। की प्लेयर इन द यूएस हाउसिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो ये यूएस के हाउसिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है, ठीक है, प्लेयर है। अब इनके साथ क्या रॉन्ग हुआ ये देखते हैं, ठीक है। इन्वेस्टेड हैवली इन रिस्की मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। इन्होंने क्या किया, जो रिस्की मॉर्गेज सिक्योरिटीज उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया मनी, ठीक है। सेकेंड, यूज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स टू फंड लॉन्ग टर्म रिस्की एसेट। उन्होंने क्या किया, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के जो फंड्स थे उसको कहाँ यूज़ किया, लॉन्ग टर्म रिस्की एसेट्स में, यानी कि उन्होंने शॉर्ट टर्म फंड्स को कहाँ यूज़ किया, लॉन्ग टर्म रिस्की एसेट्स में। लॉन्ग टर्म में तो यूज़ किया, साथ में जो लॉन्ग टर्म में रिस्की एसेट्स थे उसमें इन्वेस्ट किया, कौन सी मनी को, शॉर्ट टर्म मनी को। थर्ड पॉइंट है इग्नोर्ड द ग्रोइंग सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस। इन्होंने इग्नोर किया मॉर्गेज क्राइसिस को जो हो सकता था, ठीक है। की इश्यूज क्या निकले अब ये देखते हैं। कंपनी हैड हाई लिवरेज एंड पुअर रिस्क मैनेजमेंट। कंपनी के पास जो था ज़्यादा लिवरेज थी यानी लिक्विडिटी ज़्यादा थी, पर लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जो था वो बेकार था। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव इग्नोर्ड वार्निंग्स फ्रॉम एनालिस्ट एंड इंटरनल रिपोर्ट्स। उन्होंने इग्नोर किया जो भी वार्निंग साइंस आए एनालाइज करके, और इंटरनल रिपोर्ट्स जो है उसको इग्नोर कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट, वीक रेगुलेशन अलाउड टू मच रिस्क विदाउट बैकअप प्लान्स। इन्होंने जो वीक रेगुलेशन थे उन्हें अलाउ किया, ठीक है, किसलिए, रिस्क को विदाउट बैकअप प्लान्स, कोई भी रिस्क का बैकअप प्लान नहीं बनाया इन्होंने और उसको हैंडल किया जिससे वीक रेगुलेशन था, ठीक है। व्हाट हैपेंड, अब हुआ क्या इनके साथ देखते हैं। लेमन फिल्ड फॉर बैंकरप्टी इन सितंबर 2008। तो जो लेमन थे उन्हें बैंकरप्टी माना गया सितंबर 2008 में। ट्रिगर्ड अ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अफेक्टिंग मार्केट वर्ल्ड वाइड। इससे क्या हुआ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ जिससे मार्केट वर्ल्ड वाइड मार्केट जो था वो अफेक्ट हुआ। साथ में मिलियंस लॉस्ट जॉब, होम्स एंड सेविंग ड्यूरिंग द क्रैश। इससे क्या हुआ कि जो मिलियंस ऑफ जॉब्स तो गए, साथ साथ होम्स भी गए, घर भी गए, क्योंकि मॉर्गेज वाला था लैंडिंग पर्पस इनका। बस सेविंग्स जो थी वो भी गई लोगों की, ठीक है। की टेक अवेज क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर प्रॉफिट्स, यानी कि हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ज़्यादा देखना चाहिए कि प्रॉफिट्स को इग्नोर करके, यानी कि हमें सिर्फ प्रॉफिट ही देखना चाहिए, नो, हमें प्रॉफिट्स तो देखना चाहिए पर लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उससे ज़्यादा देखनी चाहिए कि कंपनीज के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि नहीं। उसके बाद रिस्की इन्वेस्टमेंट नीड बैकअप प्लान्स एंड बेटर फॉरकास्टिंग। और यानी कि अगर आप किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये बैकअप प्लान्स भी बना के रखना चाहिए कि अगर आपको वहाँ से कोई भी रिटर्न नहीं हुआ तो आपका बैकअप प्लान क्या है कि आप कहाँ से वो मनी जो है अरेंज करेंगे, ठीक है। और साथ साथ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो रिस्की फंड में तो आपको पहले उस रिस्की इन्वेस्टमेंट का फोरकास्ट यानी पहले उसको देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि किस तरह मैनेज होगी। नेक्स्ट है ग्लोबल फाइनेंस नीड्स बेटर रेगुलेशन एंड कोऑपरेशन, यानी कि ग्लोबल अगर फाइनेंस है तो आपको बेटर रेगुलेशंस की और कोऑपरेशन की ज़रूरत है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है की टेक अवेज फ्रॉम कॉर्पोरेट फेलियर्स। तो कॉमन कॉजेज ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर्स के क्या क्या हैं। द मेन रीज़न वाई बिग
कंपनीज कोलैप्स। तो क्या 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 रीज़न है कि जो बिग कंपनीज है वो कोलैप्स हो जाती हैं। फर्स्ट है हमारे पास वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लैक ऑफ ओवरसाइट बाय द बोर्ड एंड पुअर मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, नो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस लीड टू मिस यूज द पावर एंड फ्रॉड। यानी कि ओवरसाइट ना होने की वजह से बाय द बोर्ड मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से क्या होता है डिसीजन मेकिंग में, इससे कॉर्पोरेट जो है सेक्टर वो वीक हो जाता है, कोई प्रॉपर चेक नहीं होती है, तो मिसयूज़ हो जाता है पावर का। सेकेंड है हमारे पास पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओवर एस्टिमेटिंग प्रॉफिट एंड हिडिंग लॉसेज थ्रू फॉल्स अकाउंटिंग, टेकिंग ऑन टू मच डेट विदाउट प्रॉपर प्लानिंग और बैकअप। पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ओवर एस्टिमेटिंग प्रॉफिट, हम ज़्यादा से ज़्यादा एस्टिमेट करते प्रॉफिट्स का, हम लॉसेस को छुपा के रखते हैं कंपनी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, और जिससे क्या होता है टेकिंग टू मच, और हम ज़्यादा से ज़्यादा डेट ले लेते हैं जिससे प्रॉपर प्लानिंग बिना प्लान्स के और बैकअप प्लान की वजह से, जिससे हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है अनएथिकल प्रैक्टिसेस, फॉल्सिफाइंग रिकॉर्ड्स और इंगेजिंग इन फ्रॉड टू मिसलीड इन्वेस्टर। जो भी फ्रॉड और मिसलीड इन्वेस्टर्स से, इससे क्या होता है कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो वो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप बेकार फॉल्स रिकॉर्ड्स बनाते हो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इससे इन्वेस्टर्स के ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। टॉप लीडर्स जो है फोकस ओनली किस पे करते हैं, अपने पर्सनल गेन के ऊपर, वो कंपनी की हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, नॉट शेयरिंग ट्रू फाइनेंशियल कंडीशन विद स्टेक होल्डर। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जो कंपनीज है वो फाइनेंशियल कंडीशंस को शेयर्स नहीं कर पाती है स्टेक होल्डर्स के साथ, जिससे ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, और होती नहीं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज टू हाइड लॉसेज, और कंपनी का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से जो लॉसेज और लाइबिलिटीज़ है वो छुप जाती है, हाइड हो जाती है। फेलियर टू अडेप्ट, नॉट एंगेज चेंजिंग विद द मार्केट एंड टेक्नोलॉजी ट्रेंड। अगर आप मार्केट के और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगे तो आप फेल हो जाओगे कंपनीज, ठीक है। स्टेइंग स्टक विद ओल्ड सिस्टम और डिसीजन दैट डोंट वर्क एनीमोर। अगर आपके पास कोई ओल्ड सिस्टम टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो तो उससे भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम जो इसके आगे का फर्दर टॉपिक्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आपको यहाँ तक जितने भी कंटेंट टॉपिक्स है आपको समझ आए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो समायरा नॉलेज हब को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। अब मिलते हैं हमारे इसकी यूनिट के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।